हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आज हम बात करेंगे फिर से आपका हिंदी व्याकरण पे। और हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना है वर्णमाला। तो वर्णमाला अगर पूछा जाए कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं हम लोग, तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। अब व्यवस्थित समूह का मतलब क्या होता है? तो सर आप ये कहेंगे कि सर व्यवस्थित समूह का मतलब होता है कि क्रम से। किससे? क्रम से। कहने का मतलब कि जब अ आता है तो अ के बाद आता है, ऐसा तो है नहीं कि आ के बाद अ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से कहा जाता है कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है वही क्या कहलाता है? आपका वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब बात करते हैं कि सर वर्णमाला का व्यवस्थित समूह कैसे होगा। तो देखिए, वर्णमाला का जो व्यवस्थित समूह होता है वो है आपका ये। तो अ होता है, आ होता है, छोटी, और उसके बाद से दीर्घई। तो इस तरह से जो हमारा आगे की तरफ क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्णमाला क्या है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं वाक्य के बारे में। अब इस वाक्य से पहले जो हमने डिस्कस कर लिया था क्या? तो सर इस वाक्य से पहले हमने पढ़ लिया था वर्ण विचार, शब्द विचार, और लास्ट जो हमारा था बचा हुआ था वो बचा हुआ था आपका वाक्य विचार। क्या होता है वाक्य विचार? तो वाक्य जब आप जानते हैं कि जो हमारा वर्ण होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। समझ रहे हैं ना? और शब्दों का सार्थक समूह और शब्दों का सार्थक समूह जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं लेकिन पूरे का अर्थबोध कराते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। तो शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक का मतलब समझते हैं जिसका कोई ना कोई क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो, और वो समूह वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं और पूरे अर्थ का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। कहने का मतलब है कि उसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आधा अधूरा अर्थ निकलेगा तो हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से कह रहा है कि बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे है कि बांसुरी बजाता है। अब बांसुरी बजाता है, कौन बजाता है? तो अभी भी अधूरा ही हुआ है। समझ रहे हो ना? अगर यहाँ पे रहता है कि कृष्ण बांसुरी बजाता है, कृष्ण क्या करता है? बांसुरी बजाता है, तो हमारा पूरा रहता। लेकिन ये पूरा नहीं है तो ये वाला हमारा वाक्य नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि राधा गाना गाती है, तो राधा गाना गाती है ये हमारा पूरा है, इसलिए ये क्या है? वाक्य है। क्यों है? क्योंकि ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और ये भी क्या है? शब्द है। तो शब्दों का एक सार्थक, अब हर एक शब्द का अर्थ तो निकलता ही है। समझ रहे हैं ना? हर एक शब्द का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों का जो सार्थक समूह है वही आपका वाक्य कहलाता है। तो भाई यहाँ पे जैसे में क्या होना चाहिए? तो जैसे में सर यहाँ पे कृष्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। कि कृष्ण क्या करता है? बांसुरी बजाता है। ठीक है, और राधा गाना गाती है। तो इसको हम लोग वाक्य कहते हैं। तो ऐसे ही हमको अच्छे से समझकर और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आप देखते रहिए और अपना नोट्स अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखते रहिए कलम लेकर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब विशेष कहने का मतलब कि जब राधा क्या करती है? गाना गाती है या कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो कोई ना कोई भाव होता है। समझ रहे हो ना? तो उस भाव के आधार पर जो है हम कहते हैं कि भावार्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। तो अगर पूछ ले कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई ना कोई क्या निकलता है? यहाँ से भाव निकलता है। अब उसके बाद से अगला हम बात करें कि सर हमने पीछे जो बात किया था वो भाषा के बारे में बात किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इस पर जो है हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? आपके डिस्कस कर लेते हैं। और इस पर क्या डिस्कस करना है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम अलग से इसको लिए हैं तो अलग से आपको लिए हैं ये वाला। अगर देखिए इनमें से कोई भी अगर पूछता है, अगर पहला है इसमें क्या, तो इसमें जो पहला है कि अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी वर्ण होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तभी भी वर्ण होगा, और अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे
तो क्या होगा, शब्द होगा। क्यों? क्योंकि शब्द का कोई ना कोई क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती हैं। लेकिन मौखिक रूप से सर तो मौखिक रूप से कहा तो हमने बताया था कि सर मुख से जो निकलती आवाज़ है उससे याद रखेंगे। तो मौखिक रूप से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, ध्वनि। ठीक, अब अगला जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका कोई ना कोई क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। क्या आपको समझ में आया? मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। तो सर विशेष करके यही था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग किसके, वाक्यांश के बारे में। किस पे बात करेंगे, वाक्यांश कि वाक्यांश होता क्या है, वाक्यांश कहते किसे हैं। तो देखिए वाक्यांश जो है आपका वाक्य आप प्लस अंश से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है वाक्य का भाग। और वाक्य का भाग क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक वाक्य तो मिलेंगे लेकिन पूरे का अर्थ बोध नहीं कराते हैं, समझ रहे ना, पूरे वाक्य का बोध नहीं कराते हैं, वो आपका वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे देखते हैं इसकी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे का अर्थ का बोध नहीं कराते, क्या कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाक्यांश। कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक तो वाक्य तो होंगे, शब्द तो होंगे ही हमारे, लेकिन जब वो मिलेंगे तो उनका पूरा एक अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए कहता है उससे क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं अब इसी में। अब जैसे करके क्या होगा, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता। अब देखिए यहाँ पे तो कहा इसने क्या कि यदि कृष्ण बांसुरी बजाता। अब यदि कृष्ण बांसुरी बजाता है इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं निकला, ही नहीं, पूरा अर्थबोध ही नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि शब्द तो है, हर एक शब्द का अर्थ है, लेकिन इस शब्द के पूरे का अर्थ जो है नहीं बता रहा है, यानी पूरे वाक्य का अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहेंगे कि ये हमारा वाक्यांश है, न कि वाक्य। अगर ये रहता यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, तब हमारा क्या होता, वाक्य होता। लेकिन इसने क्या कर दिया है, अधूरा कर दिया है। उसी तरह से ईश्वर पर विश्वास करने वाला। अब बताइए ईश्वर पर विश्वास करने वाला को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो होता है वो आस्तिक होता है, और जो धर्म पर विश्वास करने वाला होता है वो क्या होता है, धार्मिक होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ें याद रखना है। अब जो ये पद आता है, अगर पूछ ले कि पद क्या होता है, तो देखिए पद जो है जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को किसमें प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और उस शब्द का एक अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, उससे व्याकरण अर्थात उससे क्या मिल जाता है, व्याकरणिक रूप मिल जाता है, वह पद कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि विजय किताब क्या करता है, पढ़ता है। अब इस किताब को लेते हैं तो किताब का देखेंगे कि अगर ये अकेला शब्द है, अगर ये अकेला शब्द अलग से आता, सिर्फ अकेला आता, तो ये आपका शब्द होता है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये शब्द किताब जो है ये इससे संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए कहता है कि जब किसी शब्द को किसी वाक्य के साथ जोड़ा जाता है तो इस शब्द का अन्य आए शब्दों का से क्या बताता है, संबंध को बताता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो जैसे विजय किताब पढ़ता है तो किताब का संबंध किससे है, विजय से। किताब का संबंध किससे है, पढ़ना से है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इन सब को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे पढ़ता है तो क्रिया कर रहा है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है, पद कर्म पद क्रिया हो जाएगी। उसी तरह से क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, क्या से प्रश्न करते हैं तो कर्म मिलता है, तो किताब पद कर्म हो जाएगा। फिर विजय आया, कर्ता कौन पढ़ता है, तो विजय पढ़ता है, यानी कि पद कर्ता कौन सा हो जाएगा, विजय हो जाएगा। पद कर्म कौन सा हो जाएगा, किताब, और पद क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ता। तो इस तरह से जो है हम लोग क्रिया के बारे में या पद के बारे में जो है आसानी से जान जाएंगे। जैसे हमने कहा अभी कि जो पढ़ता है तो क्रिया हो रही है, इसलिए इसको पद क्रिया कहते हैं। किताब है तो किताब का मतलब आपका कर्म है, तो इसे हमें पद कर्म बोलते हैं। और विजय है तो पद करता है। तो ये चीज़ें इतना रही। तो क्या ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास होगा। अगर आ रही है तो बस आज के लिए इतना ही, और इतना ही आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अपना आगे की तैयारी अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।